हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 24th ऑफ फेब। और फर्स्ट टॉपिक हमारा द हिंदू का आर्टिकल, चिल्ड्रन हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टेस्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसको लेकर के हम राइट टू प्राइवेसी, बच्चों के खिलाफ और डीएनए टेस्ट किस तरीके से होता है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे हैं उनको मैकेनिकली सब्जेक्टेड नहीं किया जाना चाहिए डीएनए टेस्ट के लिए कि वो प्रूफ करें अपना इनफिडेलिटी। ठीक है, यानी कि बच्चों को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मतलब उनका किसी तरीके से इनफिडेलिटी का प्रूफ वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अभी हम इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सनल और इंटीमेट होता है। एक चाइल्ड का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पार्ट है उसके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और जैसा कि आपको पता है राइट टू प्राइवेसी को पुट्टास्वामी जजमेंट में आर्टिकल 21 में कवर करा गया है। ठीक है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी एक इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब आप उसको हटा नहीं सकते हो, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वो कवर होता है। पुट्टास्वामी जजमेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 21 याद रखिएगा, और ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। इसके अलावा आप देखोगे यूएन कन्वेंशन जो है राइट्स ऑफ द चाइल्ड का वो भी रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ प्राइवेसी, ऑटोनॉमी का और आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन का। ठीक है, फैमिली कोर्ट्स को डायरेक्ट किया जाना चाहिए डीएनए टेस्ट वगैरह कि वो एसर्टेन कर सके पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो फैमिली कोर्ट्स जो एस्टैब्लिश किए गए हैं एज पर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट किया गया है कि एक डीएनए टेस्ट जो है वो एसर्टेन करने के लिए होना चाहिए कि पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अंतिम विकल्प वही होना चाहिए कि किसी बच्चे के पैटर्निटी को डिस्कस करने के लिए आप डीएनए टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं। इंपैक्ट क्या होगा इस टेस्ट का। मान लीजिए अगर डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। तो पहला है कि नॉट नोइंग हु वंस फादर इज क्रिएटिंग मेंटल ट्रॉमा इन अ चाइल्ड। अब एक बच्चा अगर उसको ये नहीं पता होगा कि उसके पिता कौन है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो उसके दिमाग में एक ट्रॉमा सा क्रिएट करेगा, जिसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दूसरा पॉइंट कि अलाउ करना डीएनए टेस्ट जो होगा वो भी हार्म करेगा रेप्यूटेशन को और डिग्निटी माँ का। तो ये भी एक कहीं ना कहीं खतरा माना जा रहा है कि उस मदर का डिग्निटी और रेप्यूटेशन को भी एक थ्रेट पहुंचाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए पैटर्निटी टेस्ट होता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। डीएनए पैटर्निटी टेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है पिता को लेकर के टेस्ट करना। तो डीएनए पैटर्निटी टेस्ट यूज करता है डीएनए यूजुअली जो कि एक चीक स्वैब से लिया जाता है, जो चीक होता है उस स्वैब से वहां से लिया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर अ मैन इज द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फादर, मतलब अगर कोई पुरुष है तो उस बच्चे का वो बायोलॉजिकल पिता है या नहीं है, इस चीज को जांच रखने के लिए चीक स्वैब से लिया जाता है डीएनए को, डीएनए पैटर्निटी टेस्ट वगैरह को। और ये जो लैब है वो कंपेयर करता है टिश्यू सैंपल्स को माँ के, बच्चे के और उस इंसान के, ताकि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना जा सके जेनेटिक मार्कर्स से। और ये ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट बॉडी है अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो एनसीएसटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में इसका जिक्र है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा अमेंड करके लाया गया आर्टिकल 338 को और इंसर्ट किया गया नया आर्टिकल 338A कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 में। इसको पास किया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 338A को लाया गया है। लीगल प्रोविजंस क्या है, तो अर्स्टवाइल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिप्लेस किया गया दो अलग अलग कमीशंस से 2004 में, और एनसीएससी और एनसीएसटी लाया गया। पहले ये एक ही हुआ करते थे, इसीलिए हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बढ़ा आर्टिकल 338A फॉर एस। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्लियर। और जो आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल 338B एक है, वो बेसिकली आप एनसीबीसी के लिए है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसके तहत बनाया गया है। और जो आर्टिकल 338 है वो एनसीएससी के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वो रहेगा। अभी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है जिसका रैंक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर जैसा होगा, साथ साथ में एक वाइस चेयरपर्सन होगा जिसका रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितना होगा, और इसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होंगे जो सेक्रेटरी रैंक के होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 सदस्य होंगे। इसके अलावा एक महिला होनी चाहिए मेंबर में, एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमन। ये 5 में से एक जो होनी चाहिए वो महिला होनी चाहिए। ये 6 की बात नहीं कर रहा, ये उसी 5 में से एक जो है वो महिला भी होनी चाहिए। टर्म्स की बात कर ले तो 3 साल का टेन्योर जो है वो 3 साल का होता है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल
सिर्फ एक बार हो सकते हैं, मतलब 2 टर्म्स से ज्यादा वो सर्व नहीं कर सकते। अगर एक बार 3 साल के लिए किया है तो एक और बार 3 साल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 2 टर्म्स से ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन नॉट फॉर 2 टर्म्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो अपॉइंटमेंट करने का काम राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, इसके अलावा पावर्स की बात कर ले तो आर्टिकल 338 जो है वो पावर देता है NCST को कि वो ओवरसी कर सके इंप्लीमेंटेशन अलग अलग सेफगार्ड्स का जो दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। NCST जो है वो पार्टिसिपेट करता है और एडवाइस करता है प्लानिंग प्रोसेस में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एसटीज का, और ये प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स। प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं किस तरीके से काम को रखना है। ओवरऑल ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हमने स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज किया है। तो जो इस लेक्चर को इनिशियली देख रहे हैं उससे ये चीजें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम करंट कम स्टैटिक को भी लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर आप सबके लिए। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम काफी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि कनक रेले जो कि क्लासिकल डांस की लेजेंड ये रही हैं, मोहिनीअट्टम को लाने वाली ये रही हैं, तो इन्होंने मतलब हाल ही में ये एक्सपायर हो गई हैं, पास्ट अवे हो चुकी हैं। तो रीजन बीइंग कि ये काफी न्यूज में डांस हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। वैसे तो इनका जन्म कनक रेले ये 1937 से 2023 तक की इंडियन डांसर रही हैं, कोरियोग्राफर और एकेडमिशियन, बेस्ट नोन एज एन एक्सपोनेंट ऑफ मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो डांस है उसको बढ़ावा देने वाली ये मैम है। ठीक है, इसके अलावा मोहिनीअट्टम डांस की बात कर लेते हैं तो ये डांस मोहिनी मतलब भगवान विष्णु का फेमिनाइन रूप को दर्शा रहा है। साथ साथ में स्टोरी जो है वो डांस का है विष्णु का मोहिनी फॉर्म में। फीचर्स क्या है कि इसको परफॉर्म मोस्टली महिलाएं ही करती हैं, वो भी सोलो, महिला ही सिर्फ करती है और सोलो ही मोस्टली परफॉर्म किया जाता है, मतलब अकेले। और जेंटल फुटवर्क होता है, कोई थंपिंग और फुट स्टेप्स नहीं है, आराम से रखा जाता है। ठीक है, कोई पटकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि कथकली थोड़ा सा क्या है कि एग्रेसिव है, मोहिनीअट्टम काफी सॉफ्ट है। इसके अलावा आप देखोगे ब्यूटी एंड ग्रेस जो है वो डोमिनेंट है, यानी कि लास्ट एस्पेक्ट को लेकर के है, ब्यूटी और ग्रेस डोमिनेंट है। इसके अलावा इंटीग्रेट करता है कुछ एलिमेंट्स भरतनाट्यम का भी और कथकली का भी, दोनों को मिला करके, भरतनाट्यम से ग्रेस और कथकली से विगर। इसके अलावा इसको रिवाइव किया VN मेनन ने और कल्याणी अम्मा ने। साथ साथ में कॉस्ट्यूम वगैरह आप देखोगे तो कसाबू साड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट कलर्ड विद गोल्ड ब्रोकेट, और घुंघरू का इस्तेमाल किया जाता है। संगीत नाटक एकेडमी जो है वो टोटल 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करी है भारत में। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, सत्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम भी केरल से ही है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दें कि ओडिशी यहाँ पे है जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी वगैरह हमने देख लिया है, ये आंध्र प्रदेश का रीजन से लाई करता है। ठीक है, ओवरऑल ये पूरा का पूरा मोहिनीअट्टम से जुड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये डांस है मोहिनी का, जो कि इनकारनेशन है भगवान विष्णु के और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। थंपिंग ऑफ फुट स्टेप्स जो है वो एब्सेंट है और फुटवर्क काफी जेंटल है, और ये स्टोरी को दर्शाता है भगवान विष्णु के फेमिनाइन डांस को। परफॉर्मेंस क्या है? मोस्टली सोलो परफॉर्म किया जाता है, लास्ट एस्पेक्ट यहाँ ब्यूटी और ग्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम और कथकली दोनों का इसमें मिश्रण देखने को मिल जाएगा, और फेमस मलयाली पोएट VN मेनन जो है और कल्याणी अम्मा ये इसको रिवाइव की हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो व्याह हरमाला रिटन इन 1709 जो है वो नाम यहाँ पे नंबूदिरी, इनसे रेफरेंसेस लिया गया है, और घोष यात्रा रिटन लेटर बाय पोएट कुंजन नाम्बियार। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स आप देखोगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो एदक्का मेन इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा मृदंगम, वीणा, फ्लूट और सिंबल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हमने कॉस्ट्यूम्स वगैरह देख लिया है। तो ये पूरा का पूरा मोहिनीअट्टम डांस को लेकर के है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये टॉपिक हमने स्टैटिक से ही आपको कवर कराया है, तो सिर्फ करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टैटिक भी कवर हो रहा है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को सिंसियरली देखते रहिए। अपकमिंग प्रीलिम्स काफी पास आ रहा है, लेस देन 90 डेज है फॉर UPSC, और स्टेट PCS का भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, अभी ये हम देखते हैं कि लॉ कमीशन जो है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1834 में आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। ये आपको पता होना चाहिए, पहला जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट से आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा आप देखोगे तो चेयर कौन करता था, तो लॉर्ड मैकाले जो है वो चेयर करते हैं इसको। इनिशियली जो था चार्टर एक्ट 1833 से, वहां से लॉर्ड मैकाले के द्वारा चेयर किया जाता था। फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का वो बना था 1955 में और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया फिर समय समय के हिसाब से। तो पहला आजाद भारत का 1955 में बना, और वैसे आप देखोगे तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशंस पे। कंपोजिशन की बात कर ले तो फुल टाइम चेयरपर्सन और 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, और 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे वो कहीं ना कहीं हेड करेंगे इस कमीशन को, या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कमीशन को हेड कौन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिख रहा होगा कि लॉज को आइडेंटिफाई करना, जो कि रेलिवेंट अगर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकमेंड करना रिपील करने के लिए ऑब्सोलीट अगर पुराने लॉज हो चुके हैं, सजेस्ट करना नए लेजिस्लेशंस को ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके डीपीएसपी और प्रियम्बल को भी। इसके अलावा एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए, रिसर्च का काम करना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारा है। और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की बात कर ले तो इन्होंने ऑलरेडी डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करने की बात करी अपनी 262nd रिपोर्ट में। फिर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस के भी लिए हमेशा कह रहे हैं 1999 से। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, और साथ साथ में यूसीसी ना ही जरूरी है ना ही डिजायरेबल है एज दिस स्टेज एज पर द 21st लॉ कमीशन। तो आप इसके रिकमेंडेशंस को मेंस में लिख सकते हो, उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैड काउ डिजीज, आज का हमारा अंतिम टॉपिक। और मैड काउ डिजीज जो है अभी तक हमने जो भी देखा है वो अगेन स्टैटिक का ही पार्ट ज्यादातर रहा है। इसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म कहा जाता है, एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, BSE, और ये डीजेनरेटिव ट्रांसमिसिबल स्लोली प्रोग्रेसिव और फेटल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट कैटल का। ठीक है, एक्चुअली ये जो डिजीज है ब्राजील के काऊ को हुआ है, जो कि वो अब चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, और चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है ब्राजील के बीफ का, तो इस वजह से मैड काऊ डिजीज अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। फिर ये जो है वो कॉज किया जाता है एबनॉर्मल वर्जन ऑफ अ प्रोटीन जो कि पाया जाता है सेल सरफेसेस में, जिसको प्रायोन के नाम से कहा जाता है। और कुछ रीजंस है जो कि कंप्लीटली नहीं समझे जा सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रायन प्रोटीन है वो बदल जाता है एबनॉर्मल प्रायर प्रोटीन में, और जो कि हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कॉमन जो साइन है वो यही है कि काउज इनकोऑर्डिनेट करने लग जाती हैं। सिक काउ जो है उसको ट्रबल होता है चलने में, उठने में, साथ साथ में काफ़ी नर्वस और वायलेंट हो जाती है, और इस वजह से BSE को माना जाता है मैड काउ डिजीज, पागलों की तरह बिहेवियर करने लग जाना। और इसके अलावा एक बार काउ अगर स्टार्ट कर दे सिम्टम्स दिखाना और वो बीमार पड़ने लग जाए तो वो तब तक बीमार रहेगी जब तक कि वो मर नहीं जाती है, यूजुअली विदिन 2 वीक्स टू 6 मंथ्स। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट फिलहाल के लिए या कोई वैक्सीन जो है वो इस बीमारी के लिए मैड काउ डिजीज के लिए अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का जो करंट अफेयर्स है वो काफी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और सॉरी कमेंट करके भी बताते रहिएगा आपका फीडबैक क्या है इस इनिशिएटिव को लेकर के। कुछ और आप चाहते हो इंट्रोडक्शन वगैरह या कुछ और तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी नए इनिशिएटिव को लाना, तो वो भी आप बता सकते हो। डेफिनेटली वी विल ट्राई कि आप स्टूडेंट्स के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमेशा अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।